नमस्कार, मैं विश्वंभर नाथ, सचिव ग्राम स्वराज्य मिशन आश्रम की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस महत्वपूर्ण प्रस्तुति के माध्यम से वायु प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा यह विश्लेषण केवल समस्याओं की एक लिस्ट बनाने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह आधुनिक विज्ञान के कठोर डेटा और हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान की गहरी पारिस्थितिक चेतना के बीच एक बहुत ही अद्भुत तालमेल बैठाने की कोशिश है। हम समझेंगे कि कैसे तकनीक और दर्शन मिलकर हमारे समाज को बचा सकते हैं। तो आइए इस बौद्धिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज की इस चर्चा में हम किन विषयों से गुजरने वाले हैं। हमारी यह प्रस्तुति मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बटी है। पहला, वायु प्रदूषण का मौजूदा संकट। दूसरा, इसे लेकर हमारी नीतियां। तीसरा, आधुनिक तकनीक क्या समाधान दे रही है। चौथा, हमारा भारतीय दर्शन इस बारे में क्या कहता है। और अंत में एक समग्र कार्य योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से, वायु प्रदूषण। ये संकट कितना बड़ा है और इसके वास्तविक प्रभाव क्या हैं। प्रदूषण के रसायन शास्त्र को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अक्सर हमें लगता है कि जो धुआं हमें आंखों से दिख रहा है बस वही प्रदूषण है ना? लेकिन असल में कहानी कुछ और है। वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को हम प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। लेकिन असली खतरा तब पैदा होता है जब ये गैसें वायुमंडल में जाकर धूप और हवा के साथ एक चेन रिएक्शन करती हैं। इस रिएक्शन से बनते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन और स्मॉग जैसे द्वितीयक प्रदूषक। और सच कहूं तो ये द्वितीयक प्रदूषक हमारे स्वास्थ्य के लिए उस सीधे दिखने वाले धुएं से कई ज्यादा घातक और अदृश्य होते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये वाकई डराने वाले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार हर साल दुनिया भर में करीब 70 लाख मौतें सिर्फ वायु प्रदूषण से होती हैं। 70 लाख, ये कोई छोटी संख्या नहीं है। और समस्या सिर्फ अस्थमा या फेफड़ों की बीमारियों तक सीमित नहीं है। आज का विज्ञान स्पष्ट रूप से बता रहा है कि ये प्रदूषण अल्जाइमर और डिप्रेशन जैसी गंभीर दिमागी बीमारियों का भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। और तो और, इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था और खाने पर भी पड़ रहा है। ओजोन प्रदूषण के कारण गेहूं और चावल जैसी महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन में 10 से 15% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। यानी ये हवा सिर्फ हमारी सांसें नहीं, हमारा अन्न भी छीन रही है। अब रुख करते हैं दूसरे खंड का, प्रदूषण के स्रोत क्या हैं और सरकारें इससे कैसे निपट रही हैं। इस मुद्दे को समझने के लिए दिल्ली और बीजिंग की नीतियों की तुलना करना बहुत दिलचस्प है। दोनों ही शहरों ने भयंकर प्रदूषण का सामना किया है, लेकिन अगर हम परिणामों को देखें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। ऐसा क्यों? दिल्ली में नीतियां बहुत हैं, जैसे ग्रैप और NCAP, लेकिन इनका कार्यान्वयन अलग अलग एजेंसियों में बटा हुआ है। यानी जब प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है तब जाकर हम कोई प्रतिक्रिया देते हैं। दूसरी तरफ बीजिंग ने एक अलग रास्ता चुना। 2014 के बाद से उन्होंने प्रदूषण के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। कड़े नियम बनाए, कोई समझौता नहीं किया और निगरानी को पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड रखा। यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि प्रदूषण सिर्फ कानून बनाने से कम नहीं होता, बल्कि उसे सख्ती और निरंतरता से लागू करने से कम होता है। हमारा तीसरा खंड है, आधुनिक तकनीक और समाधान। क्या इनोवेशन हमें इस संकट से बाहर निकाल सकता है? यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ साझा करें। वैश्विक स्तर पर आज एक बहुत ही जरूरी अवधारणा पर बात हो रही है और वो है चक्रीय अर्थव्यवस्था या सर्कुलर इकोनॉमी। हमें अपने पुराने लो बनाओ और फेंक दो वाले मॉडल को अब पीछे छोड़ना ही होगा। एक बहुत बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने है। UNIDO जैसी संस्थाओं के प्रयासों से 72 देशों में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों यानी HCFCs को सफलतापूर्वक खत्म किया जा रहा है। ये इस बात का सबूत है कि अगर हम सही दिशा में प्रयास करें तो औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों एक साथ चल सकते हैं। तकनीक वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, बशर्ते हम इसका सही इस्तेमाल करें। आज AI और IoT सेंसर की मदद से हम प्रदूषण के हॉटस्पॉट्स की रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हैं, यानी समस्या को बड़ा होने से पहले ही रोक सकते हैं। कार्बन कैप्चर तकनीक CCUS तो और भी कमाल की है। ये फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से कार्बन सोखकर उसे निर्माण सामग्री में बदल देती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्मार्ट ग्रिड और कृषि कचरे से बायोएथेनॉल बनाना बेहद प्रभावी कदम है। और हाँ, शहरी इलाकों में हवा को साफ करने के लिए मियावागी तकनीक से लगाए गए घने जंगल प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर का बेहतरीन काम करते हैं।
मशीनों और तकनीक की बात तो हो गई, लेकिन अब आते हैं अपने चौथे खंड पर, भारतीय दर्शन और पर्यावरण, क्योंकि असली बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जरा हमारे अथर्ववेद के इस श्लोक पर ध्यान दीजिए। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। ये एक लाइन ही इंसान और प्रकृति के रिश्ते को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। आज हम प्रकृति को एक संपत्ति या सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज मानते हैं, लेकिन जब आप उसे अपनी माँ मानते हैं तो आपका नजरिया मालिक से बदलकर एक संरक्षक का हो जाता है। आप श्रद्धा भाव से भर जाते हैं। सच मानिए, ये सांस्कृतिक बदलाव दुनिया की किसी भी कानून से ज्यादा ताकतवर है। इसी तरह ईशा उपनिषद का दर्शन हमें बताता है, ईशावास्यम इदम सर्वम, यानी इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में, हर जीव में एक ही ईश्वरीय चेतना का वास है। आप और प्रकृति अलग अलग नहीं है। इस नजरिए से देखें तो प्रकृति को नुकसान पहुंचाना सिर्फ कोई नियम तोड़ना नहीं रह जाता, बल्कि यह तो आध्यात्मिक तौर पर अपना ही विनाश करने जैसा है। जब आप ये मान लेते हैं कि हर चीज में देवत्व है, तो पर्यावरण को बचाना आपकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक जिम्मेदारी बन जाती है। आयुर्वेद और योग का पंच महाभूत सिद्धांत भी बिल्कुल यही समझाता है। इसके अनुसार ये विशाल ब्रह्मांड और हमारा ये छोटा सा शरीर दोनों ही 5 तत्वों से बने हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसका बहुत सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपके बाहर के पर्यावरण में असंतुलन होगा तो उसका सीधा असर आपके शरीर के अंदर भी होगा। जब हवा प्रदूषित होती है तो वो सिर्फ बाहर का धुआं नहीं है, वो आपके अंदर के प्राण और सेहत को खोखला कर रहा है। पर्यावरण की रक्षा करना असल में खुद की जान बचाना है। शायद आप सोचें कि ये सब तो सिर्फ प्राचीन अनुष्ठान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी यज्ञ परंपरा के पीछे एक बहुत ही ठोस विज्ञान है। जब यज्ञ में विशेष जड़ी बूटियों और गाय के घी का उपयोग होता है, तो उससे हवा में ऐसे एरोजॉल उत्पन्न होते हैं जो प्राकृतिक रूप से हवा को शुद्ध करते और बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी मनोविज्ञानी आर्नी कैन की रिसर्च ने भी ये साबित किया है कि यज्ञ के सुगंधित धुएं का हमारे दिमाग, हमारी याददाश्त और काम करने की क्षमता पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये प्राचीन परंपरा और आधुनिक विज्ञान का एक बेहतरीन संगम है। इन सभी पहलुओं को समझने के बाद अब हम अपने अंतिम खंड पर हैं, एक समग्र कार्य योजना, जिसे हम समन्वय मॉडल कह सकते हैं। हमें तुरंत एक्शन लेना होगा। हमारी 0 से 2 साल की शॉर्ट टर्म योजना में 2 चीजें सबसे अहम हैं। पहला, डेटा का लोकतंत्रीकरण। इसका मतलब है कि शहर के हर वार्ड में सेंसर होने चाहिए ताकि आम जनता को पता रहे कि वो क्या सांस ले रहे हैं। और दूसरा, बहुत ही सख्त कानून व्यवस्था। जहां भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, वहां निगरानी के लिए AI वाले ड्रोन इस्तेमाल होने चाहिए, और जो भी नियम तोड़े उस पर बिना किसी छूट के भारी जुर्माना लगना ही चाहिए। और अगर हम 5 से 10 साल की लॉन्ग टर्म दृष्टि से सोचें तो हमारा लक्ष्य 100% नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना होना चाहिए। हमें वन हेल्थ नीति अपनानी होगी, जिसमें इंसान, जानवर और पर्यावरण तीनों का स्वास्थ्य एक साथ देखा जाए। और सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय दर्शन का अपरिग्रह सिद्धांत अपनाना, यानी सिर्फ उतनी ही चीजों का संचय करना जितनी जरूरत है। यही हमारे लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली मिशन का आधार है। अगर हम इस उपभोक्तावाद को कम कर दें तो कार्बन फुटप्रिंट अपने आप कम हो जाएगा। तो अब सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ कागजी नीतियों के सहारे बैठे रहेंगे या फिर अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति, आधुनिक तकनीक और ईशावास्यमिदं सर्वम की इस पवित्र भावना को एक साथ मिलाकर अपने भविष्य को बचाएंगे। समाधान सिर्फ मशीनें या नीतियां नहीं है, समाधान हमारी सोच में है। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि यह केवल एक विषय नहीं, बल्कि हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण पहलू है। आइए हम सभी मिलकर सकारात्मक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।